सो हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शिवम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग अपना लॉज ऑफ रिटर्न्स का चैप्टर खत्म करने वाले हैं। पिछला पार्ट में अपलोड कर चुका हूं और ये वाला पार्ट में आज पूरा चैप्टर खत्म हो रहा है। अब एक बात बताना चाहता हूं, अगर आपको नहीं पता है कि मैं अपनी एप्लीकेशन पर फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, तो जाओ और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ऐप डाउनलोड करो, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर जाओ और आपको इकोनॉमिक्स के सारे नोट्स वहां पर मिल जाने वाले हैं। एंड एंजॉय द प्रोसेस। डाउनलोड करो, शेयर करो दोस्तों से, ठीक है। तो चलो बॉस, बढ़ते हैं आगे और आते हैं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है साहब। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? जब बहुत सारे या कुछ वेरिएबल फैक्टर्स फिक्स फैक्टर्स के साथ कंबाइंड होते हैं तो एक ऐसी स्टेज आती है जब टीपी इंक्रीज करता है एट एन इंक्रीजिंग रेट इनिशियली, बट इवेंचुअली इट इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट। कहना क्या चाहते हैं, मैंने कुछ कीवर्ड्स के थ्रू दिखाना चाहता हूं। यहां लिखा है मोर एंड मोर इन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर अप्लाइड टू अ गिवन फिक्स्ड फैक्टर, आर अप्लाइड टू अ गिवन फिक्स्ड फैक्टर। टीपी में इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट इनिशियली, बट इवेंचुअली इट विल इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट। स्टार्टिंग में तो टीपी बड़ी तेजी से बढ़ता है भाई साहब, बाद में टीपी धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। इसी बात को बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बात समझ में आ गई? जब भी लॉ आएगा तो साथ में आएंगे अजम्पशन। तो चलो बढ़ते हैं अजम्पशन के ऊपर, और 3 अजम्पशन आप पेपर में लिखकर आ रहे होंगे। वो 3 अजम्पशन क्या है? स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज गिवन एंड कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी बता रखी है और वो चेंज नहीं हो रही है। इट इज अज्यूम दैट सम इनपुट्स आर केप्ट फिक्स्ड व्हाइल अदर्स आर वेरिएड, बिकॉज यही तो हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। कुछ फिक्स है और कुछ वेरिएबल फैक्टर्स हैं। और लास्ट है, जो भी आप वेरिएबल फैक्टर इस्तेमाल कर रहे हो वो होमोजीनियस मतलब एग्जैक्टली सेम होना चाहिए और एफिशिएंट होना चाहिए, बराबर का। मतलब जो भी फैक्टर्स हम डाल रहे हैं वो होमोजीनियस होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए और इक्वली एफिशिएंट होने चाहिए। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, और थर्ड कैटेगरी है डायग्राम बनाना। तो डायग्राम जिसका सही बन गया उसने आधी जंग जीत ली है। 5 नंबर के क्वेश्चन में 2.5 नंबर उसको मिल जाने वाला होगा। तो चलो मेरी जान, बनाते हैं डायग्राम। दोनों लोग साथ साथ में डायग्राम बनाएंगे। ये है एक्स एक्सिस, ओरिजिन वाई एक्सिस। यहां बना रहे हैं हम लोग यूनिट्स और यहां बना रहे हैं बच्चा टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट मेरे साथ साथ बनाओ, यूनिट्स, और यहां बनाएंगे इस बार एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। चलो भैया चलो शुरू किया जाए। यह बन गया है टीपी, यह बन गया है टीपी। इस जगह से स्लोप चेंज होता है, इसका नाम रखा गया है m। यहां से एक टेंजेंट पास कर दी गई है। सिमिलरली फिर यहां से इस पॉइंट का नाम रखा गया है a, इस पॉइंट का नाम रखा गया है t। इसको मार्क कर लो L1, L2 और फिर L3। चलो साथ साथ बनाते चलो, ऐसी भी क्या बात है। ये एक टेंजेंट पास की है मैंने ए पॉइंट से, फिर वही टेंजेंट पास की है टी पॉइंट से, ठीक है। जिस जगह पर टीपी मैक्सिमम उस जगह पर एमपी 0 होता है, आप सभी को पता है। ये तीनों लाइनें नीचे हम ड्रॉ कर लेते हैं और यहां भी लिख लेते हैं L1, L2, L3, ठीक है। चलो भैया चलो, ये बन गया MP। ओ चलो, ये बन गया है AP। चलो बनाओ सब लोग, जल्दी जल्दी से डायग्राम बनाओ। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर डायग्राम को समझना भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसी के साथ 3 स्टेजेस यहां पर निकल कर आती हैं। ये होती है इधर वाली स्टेज 3, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स।
उसके बाद L2 से जो L3 का पोर्शन है ये है हमारा स्टेज 2 जिसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स, और ये है हमारी स्टेज 1 जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। अब आओ समझो, तीनों स्टेज बात समझी जाए। स्टेज 1 में क्या हो रहा है? स्टेज 1 में टीपी इंक्रीज करता है ए पॉइंट तक एट एन इंक्रीजिंग रेट। इसी पॉइंट में क्या हो रहा है? एमपी बढ़ता है, अपने मैक्सिमम पॉइंट को रीच करता है, और इसी स्टेज में क्या होता है? एपी और एमपी एक दूसरे को कट करते हैं, और जहां पर एपी और एमपी कट करते हैं वहां पर एपी हाईएस्ट होता है। बात समझ में आई? स्टेज नंबर 1 का कंक्लूजन समझ में आया कि टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट in the first stage, MP reaches its maximum and then starts falling. AP and MP cut each other and AP cuts at highest. ये हो गया increasing returns का explanation. अब बढ़ते हैं सेकेंड स्टेज में जो कि है diminishing returns. Diminishing return क्यों? Because यहां पर TP at a diminishing rate बढ़ रहा है, पहले बहुत तेजी से बढ़ रहा था, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस स्टेज में क्या हो रहा है? MP फॉल होता है, इस स्टेज में टीपी मैक्सिमम पर होता है, वहां पर एमपी 0 पर पहुंचता है और एपी केप्ट ऑन फॉलिंग। थर्ड स्टेज में क्या होता है? थर्ड स्टेज में टीपी फॉल करता है, एपी भी फॉल करता है, एमपी नेगेटिव हो जाता है, इसलिए स्टेज को बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न्स। बात समझ में आ रही है? तो इनको 3 स्टेजेस में क्लासिफाई किया गया है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स और उसके बाद डिमिनिशिंग रिटर्न्स और नेगेटिव रिटर्न्स। आओ मेरे साथ साथ देख लो भैया कैसे लिखते हैं। भैया देखो, टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। यहां तक बात समझ में आ गई है? उसके साथ क्या होता है? एमपी इंक्रीजेस एंड रीचेस इट्स मैक्सिमम, MP increases and increases its maximum and then it starts falling. ये explanation लिखवा रहा हूं मैं आपको। थर्ड स्टेज लिखो भैया, क्या लिखेंगे? AP increases and reaches its maximum where it cut MP. बात समझ में आ रही है? अब आते हैं diminishing returns में क्या होने वाला है। यहां आएगा टीपी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट। सेकेंड पॉइंट क्या आएगा मेरी जान? चलो वो भी लिख लेते भैया। एमपी फॉल्स एंड बिकम्स 0। थर्ड, एपी स्टार्ट्स फॉलिंग। समझ में आ गई बात? नेगेटिव रिटर्न्स में क्या होता है आप बताओ? टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग, एमपी बिकम्स नेगेटिव एंड एपी ऑल्सो फॉल। तो तुमसे कोई पूछ ले कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स में टीपी एपी एमपी का क्या बिहेवियर है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स में एपी एमपी और टीपी का क्या बिहेवियर है, और सिमिलरली नेगेटिव रिटर्न्स में क्या बिहेवियर है, तो तुम आराम से 3 स्टेजेस में इसको समझा पाओगे ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तुमको समझ में आ रहा है? थोड़ा सा वीडियो आपको ज्यादा एक्सप्लेनेटरी लग रहा होगा, लेकिन समझना भी तो है ना भाई। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। क्या सर अभी खत्म ही नहीं हो रहा है क्वेश्चन? नहीं भैया, बहुत बड़ा होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आएगा तो सब कुछ लिखकर आना पड़ता है आपको। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के ऊपर। मतलब हर स्टेज की आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ेगी। ओहो सर, थोड़ा आप हिंदी में समझाइएगा ताकि समझ में आ जाए। लो भैया, तुरंत समझ में आ जाएगा। इंक्रीजिंग रिटर्न्स के कॉजेस क्या होते हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न का पहला कॉज होता है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स, और दूसरा कॉज होता है इंक्रीज इन एफिशिएंसी। सर कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मेरे पास 3 मशीनरीज हैं और मैंने हर एक मशीनरी पर एक बंदा बैठा रखा है जो उसको ऑप्टिममली यूटिलाइज कर सकता है, तो वो अच्छे से काम करेगा। इसलिए पहला पॉइंट क्लियर हो गया, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। बात समझ में आ गई? क्लियर है यहां तक? और वो जब प्रॉपर वे से काम कर रहा तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी क्योंकि कुछ हौच पौच नहीं है। इसलिए इंक्रीजिंग रिटर्न्स के 2 कॉजेस क्या होते हैं समझ में आ रहा है आपको? फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स और इंक्रीज इन एफिशिएंसी। अगली स्टेज पर आते हैं मेरी जान। अगली स्टेज क्या है? डिस्टर्बिंग द ऑप्टिमम फैक्टर
proportion and imperfect substitutability of factors of production। सर ये तो बहुत अंग्रेजी हो गई, कहना क्या चाहते हो? देखो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको पहली स्टेज में बताया था ना, 3 मशीनरी है, हर मशीन पर एक वेरिएबल फैक्टर बैठा रखा है, एक लेबर बैठा रखा है। अब मैंने क्या किया, मैंने धीरे धीरे लेबर इंक्रीज कर दिए। अब जो लेबर अकेले उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहा था, मैंने वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया और उससे क्या किया, उससे ऑप्टिमम प्रोपोर्शन को बिगाड़ दिया। ऑप्टिमम प्रोपोर्शन को बिगाड़ा, इसका मतलब यह नहीं कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। दूसरा, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है, एक बंदा दूसरे बंदे का कभी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। एक बंदा अलग तरह से काम कर रहा है, दूसरा लेबर अलग तरह से काम कर रहा है, दोनों की एफिशिएंसी में डिफरेंसेस है। इसलिए इससे क्या हो गया कि जो हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाया वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं एक दूसरे के। तो ये रीजन तो हो गए डिमिनिशिंग रिटर्न्स के। थर्ड स्टेज पर आते हैं। थर्ड स्टेज के रीजंस होते हैं ओवर क्राउडिंग और मैनेजमेंट प्रॉब्लम। मैनेजमेंट प्रॉब्लम कहना क्या चाहते हो सर? आओ समझते हैं मेरे भाई। 3 मशीनरी थी, पहले एक बंदा काम कर रहा था, इंक्रीजिंग रिटर्न की स्टेज थी, सबको बड़ा मजा आ रहा था। फिर क्या हो गया, 2 लोग काम करने लगे, तो इससे डिमिनिशिंग रिटर्न्स होने लगा। प्रोडक्शन बढ़ तो रहा था लेकिन तेजी से नहीं बढ़ रहा था। फिर हमने एक बंदा और इंक्रीज कर दिया हर मशीन पर। अब क्या होगा, अब ना प्रोडक्शन बढ़ने के बजाय कम होने लगा। क्यों? ओवर क्राउडिंग होने लगी। ओवर क्राउडिंग का मतलब क्या, ये बंदा बोलता है तुम करो, ये बंदा बोलता है तुम करो, ये बंदा बोलता है तुम करो, कोई काम करने को तैयार ही नहीं है। सब एक दूसरे को बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या आएगी? मैनेजमेंट प्रॉब्लम। इस वजह से नेगेटिव रिटर्न्स आते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंडर। यहां तक तुमको लिखकर आना पड़ेगा। और मेरी बात मानो तो एक चीज और लिख के चले आना, डिसीजन टू प्रोड्यूस। कई बार आपसे पूछा जाएगा कि शॉर्ट रन में प्रोड्यूसर को किस स्टेज पर प्रोड्यूस करना चाहिए। भाई देख, 3 स्टेजेस हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 3 में क्यों नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए? क्योंकि यहां पर नेगेटिव रिटर्न्स होता है, प्रोडक्शन हमारा फॉल करने लगता है। फर्स्ट स्टेज पर क्यों नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए? क्योंकि यहां पर अभी हमने प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू किया है। प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हमारी एवरेज कॉस्ट कम होती चली जाएगी। तो ये तो अच्छी स्टेज है। इसके बाद वाली स्टेज पर प्रोड्यूस करना चाहिए, बिकॉज यहां पर प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा, और जब प्रोडक्शन हमारा मैक्सिमम होगा तो हमारी एवरेज कॉस्ट भी कम आ रही होगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही होगी। इसलिए हमेशा प्रोड्यूसर्स को सेकंड स्टेज में ही प्रोड्यूस करना चाहिए। समझ में आ गया? इतना लिखकर चले आओगे, मैम भी खुश हो जाएंगे, ओहो कुदरत के करिश्मे हो जाएंगे आपके ऊपर और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज की क्लास का। लास्ट टॉपिक है रिटर्न्स टू स्केल। ओहो, अभी ये भी बचा है क्या? हाँ जी भैया, ये भी बचा है, और ये करके बस आप निकल जाएंगे अपने घर और आज का चैप्टर खत्म हो जाने वाला है। रिटर्न्स टू स्केल का मतलब क्या होता है? यहां पर सारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं है। कहने का मतलब क्या है? व्हेन ऑल इनपुट्स आर चेंज साइमल्टेनियसली, सारे इनपुट्स अगर हम चेंज करेंगे, मतलब मशीन भी चेंज करते रहे और लेबर भी चेंज करते रहे, दोनों वेरिएबल हो गए इन द सेम प्रोपोर्शन, दिस इज नोन एज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। The way output changes due to change in scale of production is known as returns to scale। मतलब हम फिक्स फैक्टर जो पहले हुआ करता था मशीनरी, उसको भी सेम प्रोपोर्शन में चेंज कर रहे हैं और वेरिएबल फैक्टर्स को भी सेम प्रोपोर्शन में चेंज कर रहे हैं। इससे जो हमारे टोटल प्रोडक्शन में इंपैक्ट आएगा उसे बोलते हैं रिटर्न्स टू स्केल। एक छोटा सा होमवर्क, आपको रिटर्न्स टू फैक्टर, रिटर्न्स टू स्केल के डिफरेंस लिखने होंगे और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना होगा, और तब जानेंगे कि ये आपका चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम अगला चैप्टर पढ़ा रहे होंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। लगे तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। बाय बाय।